हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ खुशी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं और कुछ हमारे इंटरनेशनल जो मुद्दे चल रहे हैं उससे रिलेटेड। अभी न्यूज़ में पिछले 2 दिन से एक न्यूज़ आ रही है बुर्किना फ़ासो के ऊपर। तो आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बुर्किना फ़ासो क्या है? बुर्किना फ़ासो वेस्ट अफ्रीका में एक कंट्री है। शायद रेयरली ही किसी ने इसका नाम सुना होगा, पर ये एक वेस्ट अफ्रीका में कंट्री है जिसके अंदर अभी जो सेम सूडान या मली या चदान जैसे देशों में देखने को मिला था वो सेम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा बुर्किना फ़ासो के बारे में जानने की कोशिश करें तो 1960 में बुर्किना फ़ासो ने अपनी आज़ादी मिली थी बुर्किना फ़ासो को। फ्रांस के रूल्स थे 1960 में, इसे याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को लाया जाता है। तो वहाँ पर एक तरह से एक स्टेबल गवर्नमेंट हो रही है, यानी कि पूरे के पूरे वेस्ट अफ्रीका में सबसे ज़्यादा स्टेबल गवर्नमेंट कहाँ थी? बुर्किना फ़ासो के अंदर। वो काफ़ी एक स्टेबल गवर्नमेंट चल रही थी। लेकिन अभी जब जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ के रोक मार्क क्रिश्चियन काबोर, जब वो प्रेसिडेंट बने 2015 में, उसके बाद से एक वायलेंस स्टार्ट हुआ। वो क्या वायलेंस है उसके बारे में हम जानेंगे और अभी एक्चुअल क्या सिचुएशन है। सबसे पहले अभी एक्चुअल सिचुएशन के बारे में जानते हैं। अभी एक्चुअल सिचुएशन ये है कि जो वहाँ पे सोल्जर्स हैं, जो मतलब रेबेलियन सोल्जर्स हैं, उसने जो वहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसे ओवरथ्रू कर दिया। यानी कि अभी उन्होंने पूरे प्रेसिडेंशियल जो पैलेस था उसके ऊपर पूरा का पूरा से घेर लिया और वहाँ से जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थे, यानी कि उनके प्रेसिडेंट थे, उन्हें से वहाँ से हटा दिया और खुद पावर में आ गए। वहाँ की करंट सिचुएशन ये है। तो अब उसके कारण क्या है कि भाई ऐसा क्यों किया गया? जो हमारी जो प्रेसिडेंट बने थे 2015 में, उसी टाइम पर जो बुर्किना फ़ासो था वो एक डेडली साइकिल में इन्वॉल्व होने लगा था। वो तो जिहाद्स की, जो 2015 से ही स्टार्ट हुआ था उसके अंदर। जो ऐसा ऐसा नहीं है कि जो जिहादिस्ट थे वो बुर्किना फ़ासो में आए थे। वो 2015 से अपने आप को बहुत एक्सपेंड कर रहे थे साहिल रीजन के अंदर भी। जो साहिल रीजन है उसके अंदर मेनली क्या कंट्रीज आते हैं? वहाँ नाइगर, नाइजीरिया, चैद, माली, बुर्किना फ़ासो, जिनिया, ये सारी कंट्रीज आती हैं और भी कुछ कंट्रीज आती हैं। तो इसके ऊपर वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे थे। अब जो ये जिहादिस्ट की हम बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली है क्या? ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो जिहाद में मानते हैं। जिहाद यानी कि जो फाइट करते हैं इस्लाम के जो एनिमी होते हैं उनके खिलाफ, उनको हम जिहाद कहते हैं। तो ये उनका वायलेंस बढ़ता जा रहा था। बुर्किना फ़ासो में भी उनका जो एक तरह से टेररिज्म का डर था वो बढ़ता जा रहा था। एक्चुअली जो जिहादिस्ट थे वो किसके पार्ट थे? अलकायदा के पार्ट थे। अलकायदा के बारे में हमने काफ़ी पढ़ा है 9/11 के अटैक्स से रिलेटेड, तो वो उसी का ही पार्ट थे। तो वो एक टेररिज्म ग्रुप था जिसके कारण वहाँ पर वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो इसको टैकल कर पाने में काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट साबित हुई। तो फिर क्या हुआ कि जो वहाँ की पब्लिक थी उसने इन्हें प्रेसिडेंट इलेक्ट किया था ये सोचते हुए कि वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करेंगे और एटलीस्ट हमारी सिक्योरिटी के लिए वर्क करेंगे। लेकिन जब उन्होंने ये सब वायलेंस होते देखा, पब्लिक ने, सोल्जर्स ने, तो उन्होंने देखा कि हमारी गवर्नमेंट इनएफिशिएंट है, वो ये नहीं कर पाएगी, यानी कि वो इस सिचुएशन को टैकल नहीं कर पा रही है, वो करप्ट है और जो ग्राउंड लेवल है वो उससे टच में बिल्कुल बाहर है। यानी कि ग्राउंड लेवल, यानी कि जो पब्लिक है वो उसकी वॉइस, जो पब्लिक की वॉइस है वो उसे नहीं समझ पा रही, वो उसके तक नहीं जा रही है या वो लेना ही नहीं चाहती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा अपनी गवर्नमेंट से ही काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और अभी जो कोरोना वायरस आया उसके अंदर तो उनकी जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल ही ख़राब हो गई। कोरोना वायरस के अंदर वहाँ जो बुर्किना फ़ासो में जितना कोरोना वायरस फैला उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डेथ रेट भी काफ़ी बढ़ गया और वहाँ पर लोगों को अच्छा एड ना मिलने के कारण वो और भी ज़्यादा परेशान हो गए थे वहाँ पे। ये गवर्नमेंट एक इनएफिशिएंट थी, वो पावर ग्रैपिंग के बारे में सोच रही थी, वो एक कंट्री को सुधारने के बारे में नहीं सोच रही थी। तो ये मंडे की बात है कि जब वहाँ पर ओवरथ्रू कर दिया गया था अभी गवर्नमेंट को। तो और बाकी क्या बात की गई है कि जो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि जो ये बुर्किना फ़ासो है ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि हर तरह से एक लैंड से ही घिरी हुई है, कोई वाटर बॉडी वगैरह से नहीं। जैसे कि माली और नाइजर इन दोनों से ये घिरी हुई है अपने साइड्स पे, और ये दोनों की दोनों कंट्री वायलेंस यानी कि टेररिज्म का शिकार बन चुकी हैं। तो यानी कि एक ऐसी लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसके आसपास की कंट्रीज शिकार बन चुकी हैं और ये भी अब उसकी तरफ बढ़ रही है। और अभी जो इसकी कैपिटल है ओगादगू, ये इसकी कैपिटल का नाम है। वहाँ पर अभी प्रेसिडेंशियल पैलेस को सोल्जर्स ने घेर लिया और वहाँ पर जो डेमोक्रेटिवली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया गया।
और जब ये लोग पावर में आए थे, जिससे हम यहाँ पे जुनतास कहते हैं, यानी कि जो लोग पावर में आए होते हैं, उन्होंने पहले प्रॉमिस किया था, मिलिट्री रूल ने प्रॉमिस किया था कि मिलिट्री जो ऑफिसर्स थे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो इलेक्शन के कराएंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे वहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। वो एक पावर ग्रैपिंग के ऊपर ही वर्क करने लगे थे, यानी कि पावर ग्रैपिंग ही उनका एक तरह से एक पर्सपेक्टिव बन गया था। और ये सिर्फ बुर्किना फासो की बात नहीं है, वेस्टर्न अफ्रीका में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि सूडान का एग्जाम्पल तो बिल्कुल रिसेंटली है। वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उन्हें इतना सारा वायलेंस देखते हुए अपने खिलाफ भी और कंट्री में भी उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा था। और अगर सितंबर 21 की बात करें तो वहाँ पर जो जुनिया है, वहाँ पर एक कंट्री का नाम है, वेस्ट अफ्रीका में ही, वहाँ पर जो है स्पेशल फोर्सेस ने पावर ले ली थी, जो वहाँ पर गवर्नमेंट थी उससे, यानी उसने वहाँ पर स्पेशल फोर्सेस ने वहाँ पर ओवरथ्रू कर दिया था गवर्नमेंट को। अगर हम माली की बात करें, जो बुर्किना फासो की नेबरिंग कंट्री है, वहाँ पर मिलिट्री ने फिर से उसको गवर्नमेंट को ओवरथ्रू कर दिया था, वो भी सेकेंड टाइम। चैड की बात करें तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उसे मार दिया गया था, अभी अप्रैल की ही ये बात है। तो ये दिखाता है कि ये और भी कंट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा वार्निंग है, यानी कि और जो वहाँ के आसपास की कंट्रीज़ हैं उसके लिए एक तरह से एक वार्निंग है कि इतना ज़्यादा टेररिज्म अगर यहाँ पर बढ़ रहा है तो आगे जाके काफ़ी ज़्यादा उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। इनकी इतनी सारी कंट्रीज़ में, वेस्टर्न अफ्रीका की साहिल रीजन में इतना टेररिज्म बढ़ गया कि गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया है, या फिर और भी बहुत कुछ उनके उसके खिलाफ किया जा रहा है, वायलेंस इतना बढ़ता जा रहा है, तो वो उनके लिए भी एक तरह से वार्निंग है। और बुर्किना फासो में अराउंड पिछले 7 साल में 2000 लोग तो मारे गए हैं, और उसमें से जो 1 मिलियन पीपल हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं उस रीजन में से। जो 22 मिलियन वहाँ की पॉपुलेशन है, उसमें से 1 मिलियन पीपल डिस्प्लेस्ड कर दिए गए हैं, डिस्प्लेस्ड हो गए हैं वहाँ से। बाकी अब जो वहाँ पर लोग हैं वो भी फेड अप हो चुके हैं इतनी वायलेंस को देखते हुए। उन्होंने सोचा था कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे मिलिट्री, वो हमें हमारी एटलीस्ट बेटर सिक्योरिटी के लिए तो वर्क करेंगे, लेकिन अभी गवर्नमेंट वो कर पाने में भी इनएफिशिएंट साबित हुई है। सारे सिचुएशन को टैकल कर पाने में भी वो काफ़ी ज़्यादा नहीं अपना वादा पूरा कर पाई है। तो उन्होंने सोचा था कि जो लोग यूनिफॉर्म में हैं वो हमारे लिए वर्क करेंगे, लेकिन वो पावर के लिए वर्क कर रहे हैं वहाँ पर। और क्या फिर आखिरी में बताया गया है कि जो कूप है, यानी कि जो ये ओवरथ्रू कर दिया गया है बुर्किना फासो में या फिर और सारी कंट्रीज़ में, ये कोई सॉल्यूशन है ही नहीं इस प्रॉब्लम का। अगर हम म्यांमार में देखें तो वहाँ पर कितनी बार ऐसे मिलिट्री ने तख्ता पलट किया है, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो अब इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। कभी गवर्नमेंट, कभी मिलिट्री, कभी वो ओवरथ्रू कर रहा है, तो वो कभी भी एक सक्सेसफुल पार्टी नहीं बन सकती है। तो ये था बुर्किना फासो के बारे में। और वो जो बुर्किना फासो है उसे लैंड ऑफ ऑनेस्ट पीपल भी कहा जाता है, जिसने ये टर्म जो कॉइन की गई थी, की गई थी थॉमस सकारा के थ्रू, जो वहाँ के प्रेसिडेंट, वहाँ पर उन्होंने रूल, वहाँ पर वो प्रेसिडेंट बने थे 1983 में, और 1987 में भी उन्हें भी मार दिया गया था वहाँ पर कुछ वायलेंस या प्रॉब्लम्स के चलते हुए। तो ये था बुर्किना फासो के बारे में। और एज अकॉर्डिंग टू मी, ये बुर्किना फासो वाला अगर मुद्दा ऐसे ही चलता रहा तो इसके ऊपर और भी ज़्यादा न्यूज़ आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी नए फैक्ट पता चले हों या फिर कोई भी नॉलेज मिली हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर माई वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू वेरी मच।